नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हम देख रहे हैं पिछले करीब-करीब 22 अप्रैल के बाद से ही कुछ ऐसा घटनाक्रम शुरू हुआ, जिसकी परिणति के रूप में 6-7 मई की रात और 9 और 10 मई की रात को निर्णायक कार्रवाई हुई भारत की तरफ से। और उसके बाद लगा कि जितना दर्द पाकिस्तान को होना चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा दर्द तो और मरोड़ तो अमेरिका के पेट में हो रहा है। उसके पीछे भी हम लोग गए, जानने की कोशिश की कि ऐसा कौन-सी पूँछ दब गई है अमेरिका की कि डोनाल्ड ट्रंप को इतना गुस्सा आ रहा है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक-एक करके जिस तरीके से उन्होंने सीज़ फायर को लेकर के दावेदारी करनी शुरू की, श्रेय लेने का कोशिश किया, तब भी ये माना गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शांति का नोबेल लेने की जो आजकल उनके दिमाग में चीज़ घुसी हुई है, उसी के वशीभूत होकर के ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कनाडा यात्रा के समय 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 35 मिनट की टॉक्स हुई और अब तरह-तरह की बातें उसके बारे में की जा रही है। जो मीडिया में आ रहा है उस पर अगर बहुत ज़्यादा भरोसा ना भी करें, तो कुछ तो ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बुरा लगा, या कुछ ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ज़्यादा नागवार गुजर गया। वरना जिसको वो अपना रणनीतिक सहयोगी मानते हैं, कहते हैं, और अमेरिका में भी एक ये धारणा है कि पिछले 2 ढाई दशक में जो परिश्रम हुए हैं अलग-अलग गवर्नमेंट और अलग-अलग राष्ट्रपति के समय भारत को करीब लाने के और रणनीतिक सहयोगी बनाने के, ताकि चीन को उसके उसकी हदों में रखा जा सके। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक कुछ ही समय में वो जो 2 ढाई दशक की कवायद थी अमेरिका की तरफ से, या कहें कि भारत की तरफ से भी, कि चीज़ों को संतुलित रखा जाए। क्वाड जैसे संगठन में शुरू में भारत हिचक रहा था, लेकिन बाद में शामिल भी हुआ। तो वो सारा डिस्ट्रॉय करके रख दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ी खबर आज ये है कि वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह साहब, उन्होंने आज एक अधिकृत तौर पर खुलासा कर ही दिया। वैसे तो ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में थी और ये चर्चाएँ अनधिकृत रूप से तो मीडिया में आ ही गई थी। हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आज पहली बार उनके श्रीमुख से ये खुलासा हुआ कि हमने पाकिस्तान के 5 जेट गिराए, 1 टोही विमान गिराया, उनके एयरबेस तबाह किए, उनका रडार सिस्टम, उनका एयर डिफेंस सिस्टम वो उड़ाया। तो मुझे लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने गोलमोल बातें की थी कि 5 जेट गिर चुके थे, कभी भी परमाणु युद्ध शुरू हो सकता था, और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए कि मोदी जी, 5 जहाज का सच क्या है, देश को जानने का हक है। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी और राहुल गांधी को भी आज जवाब तो मिल गया होगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जियोपॉलिटिकल मामलों के, रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ कर्नल अजय रैना सर। तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आपको ओमकार जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। बहुत आपका अभिनंदन, बहुत स्वागत। तो ये जो आज वायुसेना चीफ ने खुलासा कर दिया है, अधिकृत तौर पर सारी चीजें खोल करके बता दी हैं कि हमने क्या क्या नुकसान किया था पाकिस्तान का। और इससे पहले हमारे एनएसए भी, हमारे दूसरे जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने भी ये कह दिया था कि हमें कहीं खरोंच लगाई हो पाकिस्तान ने तो वो सबूत दिखा दें।
कोई इमेज दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक भ्रम की स्थिति ट्रंप बनाए रखना चाहते थे, या राहुल गांधी इस पर जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी तो हवा निकाल दी आज भारत ने। बिल्कुल ओंकार जी, बिल्कुल सही आपने विश्लेषण किया कि कई बार क्या होता है कि आप ना अभी थोड़ा सुनने में ग्रॉस है, कुत्तों को भौंकने देते हो कि भौंक लो, क्योंकि उस टाइम काफ़ी शोर मचा होता है, लोमड़े भी भौंक रही होती हैं, गिद्दड़ भी भौंक रहे होते हैं, कोई कुत्ते भी भौंक रहे हैं, भौंकने दो। फिर आप अपने एक टाइम को चूज़ करते हो और एक क्लैरिटी ऑफ माइंड और एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, कोई कन्विक्शन में कोई बिल्कुल एक धेले का भी कमी नहीं नज़र आ रही। फुल कन्विक्शन के साथ आप असर्ट करते हो कि आपने ये किया। और इनफैक्ट अगर कल को कोई यहाँ महानुभाव उठ के बोलेगा कि सबूत दिखाओ जहाज़ों के गिरने के, तो वो सबूत भी दिखेंगे। क्योंकि हम सब समझते हैं सिस्टम्स कैसे काम करते हैं और कैसे ट्रैक की जाती हैं, कैसे रडार्स पे सिग्नेचर्स आते हैं, और जब कोई टारगेट हिट होता है तो वो भी होगा। इनफैक्ट यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब शुरू में ब्रीफिंग हुई थी, अगर आपको याद होगा ऑप्शन दूर की, तो पहले दिन से ही फोटोग्राफ्स दिखाए गए थे। बट क्या नहीं कि अब हमारे अंदर ही ओमकार जी, जितने विदेशी बाहर हैं उतनी ही विदेशी ताकतें और उनके चमचे हमारे भारत के अंदर रहते हैं। तो ये समय समय पे निकालना। और ट्रंप साहब ने बोला 5 गिरे, तो ठीक है गिर गए 5, ये वाले गिरे हैं, अब गिन लो। अब राहुल जी को भी थोड़ी सी तसल्ली होगी, उसको तसल्ली होगी नहीं। अभी मुझे पता है कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे, अपने कितने गिरे। तो वो विश्वास नहीं करेंगे जब हमारी सरकार, जब हमारे सीनियर ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें खरोंच नहीं आई, जैसे आपने कहा, तो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अब उनकी बदकिस्मती ये है कि एक भी फोटोग्राफ, एक भी एविडेंस, क्योंकि ये कुछ हुआ ही नहीं तो फिर होगा क्या, तो वो उनके पास है नहीं तो ये पक्का कर देते। लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट बात आप हमारे देशवासियों को समझनी पड़ेगी। एक चीज उन्होंने बोली आज एयर चीफ मार्शल साहब ने, कि सरकार ने खुली छूट दी हुई थी और हमने डिसाइड किया कि एस्केलेशन कैसे करनी है। बिकॉज देखिए, जब लड़ाई लगती है ना ओमकार जी, तो मरता कौन है, जो लड़ता कौन है, सैनिक। क्योंकि हमारा काम है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आप अपना स्टूडियो छोड़ो जाके बॉर्डर पर लड़ो। वो हम लोग ट्रेंड हैं, हम लोगों को इसलिए देश ने हम पे कॉन्फिडेंस रखा होता है फौज पे, कि जब समय आएगा तो लड़े। युद्ध युद्ध सेना का काम है। और एक अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप वही होती है डेमोक्रेसी में, जो कि डिसीजन ले और उसके बाद वो फौज को, सेना को बोले, चाहे वायुसेना, नौसेना, थल सेना, कि आप अपना काम कीजिए जो करना चाहते हैं। लेकिन सैनिक लीडरशिप जो है, बड़े वाली सीनियर ऑफिसर, उनकी ये जिम्मेवारी भी होती है कि देश को ऐसी स्थिति में डाल दें अपनी बहादुरी को दिखाने के चक्कर में, कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाए। क्योंकि अगर आप रिसेंट देखिए और वर्ल्ड वॉर तक जाके देखिए, लोगों ने लड़ाइयाँ अपनी मर्जी से शुरू की, खत्म नहीं कर पाए। ये जो एक आर्ट है ना, जिसका मेंशन आज एपी सिंह साहब ने भी किया, ये भारत ने करके दिखाया। और ये वही कर सकता है जो युद्ध शुरू करने से पहले, जिसका माइंड बिल्कुल क्लियर है, जो जिसको लगता है कि भाई मैं थोड़ा ये रिस्क ले लूंगा। अपोजिशन पार्टी और हमारे अनफॉर्चुनेटली कुछ वेटरन जिस पे कूद पड़े कि ये क्या कर दिया, वो कर दिया। तब मैंने ये कहा था कि हमें सल्यूट करना चाहिए उन एयर वॉरियर्स को जिन्होंने ये रिस्क लिया कि हम दुश्मन की एयर डिफेंस को नहीं ठोकेंगे, हम जाके सीधे टेररिस्टों के उसमें हमला करेंगे। तो नेचुरल था कि दुश्मन की एयर डिफेंस रिएक्ट करेगी। ये बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए ओमकार जी, अगर पहले दिन हम उनकी एयर डिफेंस को अटैक करते, तो वो बवाल कहाँ का कहाँ पहुंचता और वो बात कब हाथ से निकलती पता नहीं चलता। आज बिल्कुल। दुनिया को बड़ा क्लियर है कि भारत ने बिल्कुल ग्रेजुएटेड तरीके से हर स्टेप पे पाकिस्तान को एक ऑप्शन दी कि तू निकल ले। हमने जितना करना था कर दिया। और ये मेच्योरिटी सिर्फ उस देश की वो सेनाएं दिखा सकती है ओमकार जी, जिनको अपने में कॉन्फिडेंस है, जिनको अपनी ट्रेनिंग पे, अपने इक्विपमेंट पे, अपनी कैपेबिलिटी पे कॉन्फिडेंस है, जिसको पता है कि जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे हमारे कई प्लेयर्स होते हैं किसी भी गेम में, बिल्कुल कूल रहते हैं वो, जितना मर्जी टेंशन चल रहा हो। लास्ट 3 मिनट बचे हैं हॉकी में, गोल गोल बराबर चल रहा है, 1 मिनट बचा है। उनके खेलने के स्टाइल में उल्टा आप उनको देखते हो कि उनके खेलने के स्टाइल में शार्पनेस आ जाती है, लेकिन वो कूल रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे ट्रेंड होते हैं, जिनको अपने दिमाग में क्लैरिटी है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है समझने के लिए देशवासियों को। हम हमारे देशवासी वैसे भी हमारी आर्मी की बहुत कदर करते हैं, सेना की, तीनों सेनाओं की बहुत करते हैं। कि उनको ये भी समझना चाहिए कि देखिए, इसको भी आप सहारिए। और ये एक क्वालिटी है, आई थिंक हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि जब आप किसी इवेंट के लिए तैयार होते हैं, और ऐसे तैयार होते हैं कि आप दुश्मन को ही अलाउंस देते हो कि दुश्मन तगड़ा है, मैं वीक हूँ, अपने आप को फने खाने समझना है कभी तैयारी में। तो जब मौका आता है तो फिर आप दुश्मन को नाक के चने चबा देते हो।
तो बहुत लोगों को जवाब मिला, ओमकार जी आपने सही कहा, वो अब जवाब सुने ना सुने फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 एयरक्राफ्ट और जो टोही विमान की आपने बात की, ये सबसे एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट में से एक होता है। हमारे पास 4 है, उनके पास 6 हैं, उनको तो गिफ्ट में मिले हुए हैं। तो एक तो ठोक दिया था, वो सबको पता है, पेशावर के पास, जो लॉन्गेस्ट किल 300 किलोमीटर दूर हवा में मारा। उसके डर के मारे इन्होंने दूसरे वाला जो था वो पार्क कर दिया था शेड के नीचे, जिसको बाद में हम सबने फोटो देखा कि उस शेड को उड़ा दिया गया था। तो बहुत बड़ा दिमाग। और जो आप रडार की बात कर रहे हैं, और आप जो नूर खान बेस के अंदर जो कम्युनिकेशन सेंटर, कंट्रोल सेंटर था उनका पूरे एयर डिफेंस का, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एसेट्स का, जब वो बर्बाद हो गया और उसकी डेड बॉडीज तक वो नहीं निकल पाए, तो फिर आपके कहने की बात तो सही है कि उसमें फिर बात तो आती है कि अमेरिकन भी तो मेरे साथ में, क्योंकि वो सेंटर जो था बनाया तो अमेरिकन ने था। तो चोट तो डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी लगी। तो ये रीज़न है कि फिर एक प्रोपेगेंडा की मशीनरी हमारे देश के अंदर, हमारे देश के बाहर, वेस्टर्न मीडिया, दुनिया भर के लोग शुरू हो गए। बट हम काम रहे। जब शांत होने को टाइम आया और जब उनका आर्मी चीफ फिर ट्रंप को मिलने जा रहा है, उसके एकदम पहले बिल्कुल सही समय पे ये जानकारी दी गई। तो ये बहुत एक सराहना करने वाली बात है। सबर जो स्ट्रेटजिक पेशेंस जिसकी हम बात करते रहते हैं, ये उसी का हिस्सा है। जी ओमकार जी। मैं एक बयान का हिस्सा देख रहा था अमरप्रीत जी के। उन्होंने कहा कि हमारे पास वास्तविक खुफिया जानकारी थी, वास्तविक खुफिया जानकारी थी, मानवीय जानकारी थी कि क्या हो रहा है। हमने जो नुकसान पहुंचाया था उसकी स्पष्ट तस्वीर हमने जारी की है। दुर्भाग्य जी से हम अपने ही लोगों को अपनी उपलब्धियों के बारे में आश्वस्त नहीं कर सके। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है अजय जी। जी बिल्कुल। ओंकार जी, चाहे कश्मीर में होते हुए ऑपरेशन हो, चाहे लड़ाई हो, युद्ध हो, सैनिक रिकॉग्निशन के लिए नहीं लड़ता। कोई ये नहीं सोच के जाता कि मैं वीर चक्र लेके आऊंगा। ये वीर चक्र, महावीर चक्र, सेना मेडल ये आपको मिल जाते हैं, उसके लिए आप लड़ते नहीं हो। लड़ोगे तो आप मारे जाओगे, फिर आप जो ऐसा कोई करेगा ना। इसी तरीके से जब ये सब कुछ हुआ तो फौज ने अपना काम किया। और आई थिंक ये जो बड़ी एक दिल दुखाने वाली बात की साहब ने आज, कि शायद देश के वो लोग, वो एजेंसीज, वो ऑफिशियल्स वो फेल हो गए ड्यूटी में, जिनका काम था एक नैरेटिव की वार को हैंडल करना, एक मीडिया को मैनेज करना, या लोगों को समझा पाना। और उसमें कुछ गलती, कुछ नहीं, काफ़ी गलती हम लोगों की ये भी है, देशवासियों की, ओमकार जी, कि हमने जो पढ़ा, जो हमें किसी ने मुंह के सामने दिखाया, हमने उसको मान लिया। अपनी फौज बोल नहीं रही थी जब तक डीजीएमओज तीनों नहीं आए। उसके पहले काफ़ी क्रिप्टिक सी ब्रीफिंग होती थी। तो वो जो एक स्पेस दी हमारे प्लानर्स हैं, जब हमने कम बोला और दुश्मन के एजेंट्स जो हमारे देश के अंदर बैठे, जब उनको बोलने का ज़्यादा मौका दे दिया गया, तो ये एक सिचुएशन पैदा हो गई कि अपने लोग ही कन्विंस नहीं हो पाए। तो थोड़ी गलती हर लेवल पे है। क्यों, सेना को भी शायद बोल देना चाहिए था पहले दिन से कि हमने इतने जहाज उनके गिरा दिए। तो शायद फिर एक थोड़ा सा तो हुआ क्या कि हमने, इवन हमारे जो डीजी एयर ऑपरेशन से लास्ट तक उन्होंने ये कहा कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट गिरे हैं उनके, हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता सकते। तो एक युद्ध जब चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर अब तक चल रहा है, तो लॉजिकली ये नुकसान और ये डिस्कस नहीं किया जाता। दुश्मन के हिट्स को तो बताया जाता है, अपने अपने अगर कुछ हो भी जाए तो डिस्कस नहीं करते, वो युद्ध की एक नीति है। बट हमारे देश ने कभी इतना लंबा युद्ध लड़ा नहीं है। हमारे यहाँ पे 1 महीना, 18 दिन, 15 दिन वाली लड़ाइयाँ लड़ी रही हैं। और अभी क्या हो रहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर का अगर आप टाइम देखेंगे तो उसको अभी देखो, मई में शुरू हुआ, जून जुलाई हो गया, अभी अगस्त आ गया, तो लोगों को लगता है कि युद्ध खत्म हो गया, तो अब इनको सामने आना चाहिए था। तो हर दिन एक लर्निंग होती है। आर्मी ने ये सीखा कि भाई सिर्फ फील्ड पे लड़ने के अलावा पीछे से थोड़ा सा जो एक परसेप्शन मैनेजमेंट जिसको आप कह सकते हो, थ्रू ब्रीफिंग। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कि कई चीज़ें जो सरकार और फौजें नहीं बोल सकती, वो हम जैसे लोग हैं जो आगे होके उसको अपने सिर पे लेके हम वो बात पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। तो ये करने के लिए अगर सरकार को ये भी नहीं पता कि उनको कौन से यूट्यूब पे या कौन से लोग उनके नेशनलिस्ट हैं जिनको ऐसे वाली इनपुट मिलनी चाहिए टाइम पे, ताकि वो अपने प्रोग्राम्स पे दिखा सकें, और जिनको लोग मानते हैं कि सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो फिर सरकार को थोड़ा सा होमवर्क करने की ज़रूरत है। बिकॉज आपने देखा
बातों से बात निकलती है, ये बताता चलता हूँ कि जब ऑपरेशन सिंदूर का जब सो कॉल्ड पॉज हुआ, उसके बाद कुछ इन्होंने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने कुछ इन्फ्लुएंसर कह लीजिए या सो कॉल्ड जो लोग मीडिया में दिखते हैं उनको बुलाया, फिर वही चेहरे, फिर वही बातें, फिर तो ऐसे नहीं होगा, है ना। तो ये आई थिंक इनको समझने की जरूरत है। एपी सिंह साहब ने पॉइंट बड़ी क्लैरिटी के साथ और दुख मान से किया, बोला होगा, लेकिन ये समझने की जरूरत है। मुझे पक्का पता है कि एयर चीफ के मुंह से निकली बात अगर ऐसी है तो कोई ना कोई इसका नोटिस लेगा और एक जिसको करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको बताऊं, जो आपने एक कंसर्न जाहिर किया, एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 के चुनाव से करीब करीब 1-1.5 साल पहले एक कवायद की थी। टॉप 50 यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, मीटिंग थी, जिसमें पीयूष गोयल थे और अनुराग ठाकुर भी थे। तो वहां पर मैंने ही इनको ये सजेशन दिया था कि भाई आप एक ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं कि जो आप लोगों के फैसले होते हैं जिनको आप अपनी जबान से नहीं कहना चाहते, पर एक सिस्टम है इस समय जो हम तो इसके लिए बल्कि बदनाम हैं कि गोदी मीडिया कहा जाता है हम लोगों को। तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम तक ये चीजें पहुंचाई जानी चाहिए, एक मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। लेकिन वही है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है और वो चीजों को कितना रिलीज करना चाहती है, कितना पहुंचाना चाहती है, किस माध्यम से पहुंचाना चाहती है, ये उनको फैसला लेना होता है। लेकिन ये चिंता हमने जाहिर की थी और ये मैं इनकी कमजोरी मानता हूं, क्योंकि तब तक बहुत गुड़ गोबर कर चुका होता है। जो जॉर्ज सोरोस का यहाँ पर कुनबा बैठा हुआ है या डीप स्टेट का बैठा हुआ है, जो पैसे लेकर के जो काम पश्चिमी मीडिया कर रहा है वो यहाँ बैठ करके ये लोग करते हैं। लेकिन तब तक ये काफी देर हो चुकी है। जी बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं, जैसे अजित डोभाल साहब मॉस्को का दौरा, राष्ट्रपति पुतिन से उनकी बातचीत और इसके 24 घंटे के भीतर पुतिन साहब की टॉक्स। और जाहिर है ये बात तो खुद मॉस्को में ही बैठ करके हमारे एनएसए अजित डोभाल ने कह दी कि बहुत जल्दी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली की यात्रा करने वाले हैं। सबसे पहले इसी पॉइंट पर चर्चा कर लें कि एनएसए अजित डोभाल ने ये मॉस्को में ही ऐलान क्यों कर दिया। ये हमारा विदेश विभाग दिल्ली में भी कर सकता था या रूस का विदेश विभाग भी कर सकता था। एनएसए के लेवल पर ये बात कही गई, वो भी ऐसे समय कही गई जब डोनाल्ड ट्रंप काफी वोकल हैं, काफी आक्रामक हैं, और जब उन्होंने 25% बढ़ा करके भी संतोष की सांस नहीं ली, 25% और बढ़ा दिया, यानी तनाव को काफी उन्होंने बढ़ा दिया। ऐसे समय एनएसए ने मॉस्को में बैठ करके ये ऐलान किया कि राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली की यात्रा करेंगे जल्दी ही। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश था वॉशिंगटन के लिए। जी, इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक जो पिछले कुछ सालों से एक टर्म यूज हो रही है, होल ऑफ नेशन अप्रोच। जब देश के ऊपर कोई मसला सामने खड़ा होता है तो फिर हम सब मिलजुल के उसको, ये नहीं कि जैसे गलवान में शुरू हुआ था एक्चुअली ये 2020 में, कि एक टाइम था कि आर्मी से निपटती थी, एमईए से निपटती थी। एक वो टाइम गलवान के बाद ऐसे हुआ कि एक एमईए और डिफेंस के साथ मिलकर मीटिंग शुरू हुई। तो उस टाइम इसको बड़ा सराहा गया कि ग्राउंड लेवल पे कमांडर्स काम कर रहे हैं, साथ में एमईए का रब बैठा हुआ है चुशूल हट में, उनका भी आया हुआ है चाइना का, और हाईएस्ट लेवल पे एमईए के लेवल पे मिनिस्टर ईएम के लेवल पे भी बात हो रही है। और वो फिर जब कन्वर्जेंस होती है उसका रिजल्ट हमने देखा, फिर विड्रॉल हुआ, टाइम लगा लेकिन निकल गया। तो होल ऑफ नेशन अप्रोच में ये है कि ये नहीं फिर फर्क पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। एक डिसीजन लिया, प्यूटिन साहब को इनवाइट किया, नेचुरली वो पीएम साहब की से बात हुई होगी, क्लियरेंस मिली होगी, और दिल्ली से बता दिया होगा कि आप अनाउंस करते हैं। वो एक तरीका देखने का, ये दिखाने का कि यार हम कंपार्टमेंट में काम नहीं करते। इनफैक्ट कंपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं ना, वो आज की दुनिया में नहीं जी सकते। जितनी फास्ट
मूविंग आप देखिए पिछले 2-3 महीने में जितने इवेंट्स हुए हैं फौजी को छोड़ के, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल, इतना आई थिंक 15-15 साल में नहीं होते थे। तो आई थिंक, और दूसरा तरीका ये, दूसरा एंगल ये देखने का कि साथ ही साथ ट्रंप की पुतिन की मीटिंग की अनाउंसमेंट हुई, तो पॉसिबली जो ट्रंप ने सीज फायर कर हमसे श्रेय ले लिया और अपने सिर पे सेरा बांधने की कोशिश की, जबकि उसने कुछ किया नहीं था, जो क्लैरिटी से हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने बार बार बोल दिया पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कि हमारी मोदी साहब की और ट्रंप साहब की कोई बात ही नहीं हुई 22 अप्रैल के बाद। तो इससे पहले कि कुछ और वो नोबेल प्राइज के चक्कर में पड़ जाते, इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया। क्योंकि अब इमेजिन कीजिए, ट्रंप साहब आधे घंटे बाद बोलते कि मैं पुतिन साहब से मिल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि पुतिन मोदी साहब से मिले और ये सब झगड़े खत्म करे, वो ही इज कैपेबल ऑफ सेइंग दैट। तो शायद बिल्कुल उसको प्रीएम्प्ट करना भी जरूरी था, शायद, आई मीन ये एक पॉसिबिलिटी है। पर एक अच्छी बात इसमें नजर आती है कि आपका काम मेरा काम वाला कल्चर खत्म हो रहा है, हमारा काम हम करेंगे, और मैं इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखता हूँ ओमकार जी। बिल्कुल सही है। और मेरे विचार से अगर 30 अगस्त को मोदी जी को जापान जाना है और 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन जाना है, और बायलैटरल टॉक्स भी होंगी ही, जा तो रहे हैं एससीओ समिट में, लेकिन जब चीन जा रहे हैं तो 2019 के बाद जा रहे हैं, तो द्विपक्षीय बातचीत भी होंगी। वो है कंफर्म। आमतौर पर ये होता है अजय जी कि 2-4 दिन पहले, या बिल्कुल कई बार तो 3 दिन पहले ही पता लगता है कि उड़ान भरने वाले हैं मोदी जी। तो ये भी एक सही समय पर इसका उल्लेख किया गया, इसका ऐलान किया गया कि मोदी जी जापान और चीन जा रहे हैं। हाँ, आई थिंक ट्रंप की जो हड़बड़ाहट होती है ना हर चीज में घुसने की, एक श्रेय लेने की, जैसे मैंने कहा कि पुतिन से मिलने जा रहा है, तो और एक सिग्नलिंग जो है, हम वेट नहीं कर सकते थे। देखिए, जो हमारे ऊपर वो कोई 25%, कोई 50% बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ, अब वो वर्ड प्रेसिडेंट के लिए यूज करना अच्छा नहीं, बकवास, जो बकवास वो कर रहा है। तो आई थिंक उसको सिग्नल देना भी बड़ा जरूरी है कि तू चल, तू बोल ले। अब मैं जापान में भी जा रहा हूँ, जापान के भी इश्यूज हैं उनके साथ, साउथ कोरिया के भी इश्यूज हैं, टैरिफ के, उन्होंने डील तो की है लेकिन वो दोनों कंट्रीज मुकर रही हैं। और मैं चाइना में जाऊंगा, जो मैं इतने साल से हम आपस में अभी तो ब्रिक्स में तक नहीं मिले थे। तो ट्रंप को श्रेय तो देना चाहिए कि आरआईसी और ब्रिक्स जैसी चीजें जो कि हवा में घूम रही थी, और हम सब कहते हैं यार पता नहीं कब होगी, नहीं होगी, कभी इनका हेडक्वार्टर नहीं है ब्रिक्स का, और तो बिल्डिंग का नाम नहीं है, तो इसने उन चीजों को ऐसे फुल स्पीड पे, कहते हैं ना, डबल इंजन का ट्रिपल इंजन लगा के स्पीड पे डाला है। इसका श्रेय तो ट्रंप को जाता है। तो प्लस आप ये भी देखिए, जो टाइम्स आप बता रहे हैं, अब ये है कि पुतिन साहब कब आएंगे, कहीं अगस्त में तो नहीं आ रहे, इनके जापान जाने से पहले तो नहीं आ रहे। तो आई थिंक ठीक है, ये जो सिग्नलिंग, अगर हम चुपचाप रहते, देखिए आज आप ओवरऑल माहौल देखिए, क्या माहौल है भारत और यूएसए का, जो माहौल है, गंदा माहौल है, गलत माहौल है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि 20-25 साल की मेहनत सारी खड्डे में जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन उसमें एक डिस्टिंक्ट दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तरफ ट्रंप है जो बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा, जो बकवास करने से बाज नहीं आ रहा, इधर दूसरी तरफ हम लोग हैं, कोई लूज टॉक नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने हमारे मोदी जी के मुंह से कुछ नहीं सुना अमेरिका के बारे में, कुछ नहीं बोला उन्होंने बात, जनरल बात की कि मेरी पर्सनल कॉस्ट है, वो हम सब समझते हैं। ये एक बहुत मैच्योर डिप्लोमेसी की निशानी है कि कल को अगर ट्रंप और पुतिन मिलते हैं और कुछ कर करा के जेलेंस्की को मुर्गा बना के वो यूक्रेन का समझौता हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, रशियन ऑयल का क्या होगा, हमारी धमकियों का। तो भारत ने अभी तक पूरा अपना साफ रखा हुआ है कि आओ बात कर ले, हम तो तैयार हैं, हमने तो कभी बोला कुछ नहीं। जब ऐसा स्टांस आपने मेंटेन किया कि आपने ट्रंप की बयानबाजी का जवाब नहीं देना है, तो आपको कुछ तो बोलना है, आपने कुछ इंडिकेशन तो देनी है। एक होगा भिड़ जाओ ट्रंप के साथ, जो भिड़े भी हम इनडायरेक्टली, हमने ये कहा कि भाई तुम हम हमारे पर ब्लेम लगा रहे हो, चाइना हमसे ज्यादा तेल खरीदता है, यूरोप खरीद रहा है, तुम खुद खरीद रहे हो। जो ट्रंप साहब बड़े सफाई से मुकर के कहते हैं अच्छा मुझे पता नहीं, मैं देख के बताता हूँ कि अमेरिका क्या लेता है रशिया से। तो वो तो चलो एक लिमिट तक आया। जब आप ये अनाउंस कर रहे हो कि आप चाइना जा रहे हो, आप जापान जा रहे हो और आपका एनएसए जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नलिंग है। और आई थिंक जब उधर से बयानबाजी हो रही है, आपने बयानबाजी करने के बजाय आपने अपना प्लान रिवील किया कि ओके भाई, हम चाइना वालों से मिलते नहीं थे, ब्रिक्स में वो अभी आया नहीं, अभी जो ब्राजील में हुआ उसने वीडियो कॉन्फ्रेंस तक नहीं की, और आज ये हो रहा है कि मैं उसको मिलने जा रहा हूँ 1 महीने के अंदर।
तो ये बहुत बड़ा सिग्नलिंग है और बिल्कुल सही टाइम पे, बिकॉज ट्रंप को रोकना बहुत जरूरी है, उसको एहसास दिलाना। बिकॉज जब से ही ब्रिक्स की बात बननी शुरू हुई, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ने बोला कि मैं ट्रंप से बात नहीं करूंगा, मोदी साहब से बात करूंगा। और ये जो ब्रिक्स के जो एक्चुअल फाउंडिंग साउथ अफ्रीका तो बाद में आया था, जो 4 ब्रिक वाले जो हैं BRIC, वो चारों अभी मिलते हुए आपस में बात करते हुए नजर आ रही है। कहीं पे हमारे सीनियर ऑफिसर गए हैं, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जा रहे हैं। जैसे आपने कहा बायलैटरल तो होनी है शी जिनपिंग के साथ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये सिग्नलिंग करना बहुत जरूरी था। इसलिए आई थिंक जैसे आपका जो था सवाल की इतनी जल्दी के अनाउंस किया गया, आई थिंक दिस इज द रीजन कि इंस्टेड ऑफ ट्रंप के सींग पकड़ के उसको काबू करने के बजाय अब अपना ठंडे दिमाग से बोल रहे हो हम ये कर रहे हैं। अब उसके साथ जो लॉबी बैठी है ना उसके पीछे, उसको उनको भी समझ आ गई कि ट्रंप कितना नुकसान कर चुका है, इसलिए आपको अमेरिका के अंदर से भी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स तो जो बन ही नहीं सकता था, को बनना शुरू हो गया। और ब्राजील कह रहा है कि साउथ अमेरिका की मैं सुपर पावर हूँ। ब्राजील क्लेम कर रहा है मैं सुपर पावर हूँ साउथ अफ्रीका, हमारे है भी है, सबसे स्ट्रांग है उसमें। तो ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ आई थिंक डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग, और इसको इसी तरीके से देखा जाना चाहिए। जी अजय जी, बात ये है कि जब से ये तनाव चले हैं तब से एक चर्चा शुरू हो गई है कि RIC को फिर से पुनर्जीवित कर लिया जाए, यानी रूस, इंडिया, चाइना। जो कोविड की वजह से या जो गलवान वाली घटना थी, इससे पहले डोकलाम से ही शुरू हो गया था। भारत के साथ जिस तरह का तनाव चीन का, जो उसकी एक नेचर है कि कुछ कुछ समय के बाद कुछ गुस्ताखियां कर बैठता है और चीजें जो है वो पटरी से उतरती हैं। उसका नुकसान भी चीन को ज्यादा होता है क्योंकि व्यापार उसका ज्यादा है हमारे मुकाबले। हमारा तो उसके लिए व्यापार बहुत कम है। लेकिन अब जो ये चर्चा चल रही है, तो खतरा तो चीन से भी बरकरार है ना। RIC को अगर आप पुनर्जीवित करें, सक्रिय करें, तो जैसा खतरा हमें अभी अमेरिका ने अपनी तरफ से दिखाया है, ठीक वैसा ही खतरा चीन की तरफ से भी है। फिर मेरे विचार से एक ये भी एक हिचक होगी कि नेतृत्व कौन करेगा, या तीनों बारी बारी करेंगे। देखिए ओमकार जी, सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब आपको ये नहीं पता है कि आपके सामने जो रस्सी है वो रस्सी है कि सांप है। एक बार अगर आपको पता लग गया ये सांप है और फिर आप अपने को कटवा लो तो फिर तो आप महान हो। अदरवाइज जब आप पहचान लेते हो ना सामने वाले को, देखो अमेरिका के साथ जो हमारा रिलेशन चल रहा था ना, उसमें सांप और रस्सी का कन्फ्यूजन हो गया। हमने उसको रस्सी मानना शुरू कर दिया था, क्योंकि 20-25 साल की अगर आप हिस्ट्री देखते हैं, न्यूक्लियर रिकॉर्ड से अगर शुरू करें, ज़्यादा पीछे ना जाए, अर्ली 2000s की, तो हर चीज़ ऊपर ही ऊपर जाती गई। बाइडन के टाइम पे भी हलचल मची लेकिन डिप नहीं लगी, वो डिप्लोमेटिकली हो गया। ट्रंप ने आके एकदम से साबित कर दिया कि जिसको तुम रस्सी मान रहे हो वो तो सांप है, और इसलिए वो जब फूफाक आगे से फन उठा रहा तो हमें बड़ा झटका लग रहा है। चाइना के बारे में तो हमें हिस्टोरिकली बड़ा क्लियर है कि ये अनरिलायबल है, स्लिपरी है। लेकिन आप ये भी दूसरी तरीके से देखने से ये देखें कि चाइना भी एक हमारी तरह सिविलाइजेशन है। जब सिविलाइजेशन से सिविलाइजेशन की बात होती है ना, थोड़ा सा होता लगा। आप देखिए जितनी बयानबाजी ट्रंप ने अभी पिछले 1-1.5 महीने में की है, चाइना के प्रेसिडेंट ने गलवान से लेके आज तक ऐसे वाला बयान नहीं दिया, और हमने भी उनको नहीं दिया, है ना। कभी वो नहीं नीचे ग्लोबल टाइम शाइम्स बोलता रहता, जो देश जिनकी हिस्ट्री हजारों साल की होती है उनमें कुछ ना कुछ मैच्योरिटी होती है। रही बात RIC की, देखिए RIC में क्या है कि 3 प्लेयर हैं। हम ये मान के चलें कि एक तरफ हम लोग हैं एक्सट्रीम पे, दूसरा हमारा दुश्मनी मान लीजिए चाइना है, एक रशिया है जिसका हम दोनों से दोस्ती है। रशिया की दोस्ती चाइना के साथ एक मजबूरी है, और उस मजबूरी को क्रिएट करने वाला USA है, जिसे यूक्रेन जैसी हालात पैदा की, तो चाइना पे डिपेंड होना पड़ गया इनको आर्म्स एंड एम्युनिशन के लिए और तेल बेचने की, और कुछ खरीदने वाला भारत के अलावा था नहीं। लेकिन हिस्टोरिकली हम और रशिया क्लोज है। तो जो पलड़ा अगर देखा जाए तो रशिया का जो 101 रुपए की जो उसमें स्टेक है, उसमें उसको मैं हमेशा ये मान के चलूंगा कि इंडिया की तरफ, भारत की तरफ 60 है और चाइना की तरफ 40 है। और चाइना की 40 जो है मजबूरी की दोस्ती है हमारे साथ। उसने 71 में खड़े होके US की 7th फ्लीट के सामने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन पानी से बाहर निकाल के दिखा दिया था कि रशिया कहाँ तक जा सकता है हमारे लिए। उसका अपना इंटरेस्ट भी था, नेचुरल, उनका बिना इंटरेस्ट के कोई नहीं करता। तो सारे ग्रुपिंग में मुझे लगता है RIC एक ऐसा ग्रुप है। देखो इसके एक एक्सपेंशन का कुछ नहीं है, ब्रिक्स की तरह नहीं है कि आज ईरान को मिला लो, आज पाकिस्तान को बुला लो, सब मिला लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 ही देश रहेंगे और तीनों जियोग्राफिकली आपस में जुड़े हुए हैं।
एक देश अमेरिका जैसा जो दूर समुद्र के पार बैठा हुआ है, पैसिफिक ओशन के पार बैठा हुआ है, उसका रवैया, और दो देश जो जिनकी बाउंड्रीज आपस में मिलती हैं, वो ठीक है, तिब्बत जो है चाइना का हिस्सा नहीं है, बट प्रैक्टिकली आज चाइना ही है। और तीसरी बात यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, चाइना के अंदर की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं, और चाइना की फौज जो है वो हिमालय में हमसे नहीं लड़ सकती। वो उनकी प्रॉब्लम आप हम सब ने गलवान में भी देखी, डोकलाम में भी देखी, उनका सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, बड़े इश्यूज है। हाँ, ओवरऑल उनकी बड़ी सुपेरियरिटी है। चाइना एज ए दुश्मन मैं कभी भी अपनी किताब से काटूंगा नहीं, लेकिन एक ऐसा दुश्मन जिसको हम समझते हैं, अगर हम अपना दिमाग खुला रखें, 1950 से लेके अभी तक, उसके पहले वाला तो नेहरू जी हिंदी चीनी भाई के चक्कर में फंस गए थे। जब आप किसी को समझते हो, सांप को सांप समझते हो, फिर आप उससे डील कर सकते हो। अगर आप नहीं डील कर सकते हो तो फिर आपको फिर बड़ा देश होने का, सुपर पावर, रीजनल पावर बनने का हक ही नहीं है। तो मैं इसी में मान के चलता हूँ कि चाइना के साथ जो हमारा होगा, टेम्पररी होगा। पहली बात, 5 साल, 6 साल में भी 10 साल, जब तक अमेरिका की थ्रेट कम नहीं होती, चाइना शायद हमसे भी ना उलझे। एट द सेम टाइम, अगर चाइना ने किसी मूड में आके ताइवान में घुसने की कोशिश की और कुछ बड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है, तो आप ये भी रूल आउट नहीं कर सकते कि चाइना हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ अपने दोस्तों से मिलकर नॉर्थ बॉर्डर पर करवा सकता है। तो चाइना इज अनरिलायबल, चाइना इज नॉट अ फ्रेंड। मगर आज के हालत में अगर हम उनसे हाथ मिला रहे हैं और मिलाना पड़ रहा है, और अगर वो हाथ मिलाने से रशिया, इंडिया, चाइना और कल को उससे जुड़ता हुआ ईरान आ जाए और पूरी दुनिया का एक ग्लोबल सेट जो रीसेट हो जाए, तो उस प्रोसेस में अगर हमें 2-4-5 साल उनके साथ हाथ मिलाना पड़े चल रहा है, तो दे शुड नॉट बी नो हार्म। इनफैक्ट अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का भी अगर बिहेवियर देखिए, तो काफी लोग सरप्राइज हैं कि इसको क्या हुआ है भारत के खिलाफ सडनली। हाउडी मोदी से लेके अगर कितना, तो उसमें देखिए क्या हुआ है। बाइडन ने पूरी कोशिश की कि भारत जो है चाइना से भिड़ जाए, अमेरिका की लड़ाई चाइना से हम लड़े, हमने मना कर दिया, वहां तक भी ठीक था। उसके बाद हमारा बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व होने लगे, बॉर्डर डीमार्केट तो नहीं हुआ, लेकिन फौजें पीछे हटने लगी। तो ये तो बड़ा ही एक चीज, जो अमेरिका का जो सपना, जो प्लान था पाकिस्तान भारत के थ्रू चाइना को रोकने का, वो तो उनको बिल्कुल ही नीचे गिरता हुआ। इसलिए आपने देखा होगा जिस दिन से ट्रंप आया, पहली मीटिंग जो मोदी साहब से हुई थी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, वो प्यार और मोहब्बत जो कि हाउडी मोदी इवेंट में या उससे पहले जो होता था, वो नहीं दिखाई दी। हाँ, मैंने उस समय ये सवाल उठाया था कि जी छोटे छोटे देशों के राष्ट्र प्रमुखों को भी वो दरवाजे पर रिसीव कर रहा है, और इस बार वो मोदी जी को दरवाजे पर रिसीव करने नहीं आया। नहीं आया। और उससे जी उससे वो भी था चाइना का यूंग, और एक उसकी पर्सनल ईगो भी थी कि जब वो इलेक्शन से पहले मोदी साहब गए थे, तो वो कमला हैरिस से मिलना था उनको, और उसके बाद ट्रंप के साथ मिलना था, तो कमला हैरिस वाली मीटिंग कैंसिल हो गई थी किसी कारण। तो ट्रंप वेट करता रहा और मोदी साहब ने वो मीटिंग भी कैंसिल कर दी प्रोटोकॉल में, कि अगर आप सर्विंग वीपी के साथ नहीं मिल पा रहे तो अपोजिशन के लीडर से मिलना ठीक नहीं है। वो अमेरिका की तरह तो है नहीं, कभी हमारे किसी से यहाँ इनके एम्बेसडर किसी को मिलते रहते हैं, उससे भी बड़ा बिल्कुल। चिढ़ गया था वो, तो उसने पर्सनल वो ले लिया। तो वो जो दरवाजे वाली बात ये है कि वो थोड़ा उस टाइम खोल था, और दूसरा ये था कि चाइना के साथ हमें वो खिला नहीं पाया जैसे वो खिलाना चाहता था, हम खेलने उसके हाथ वो नहीं। जी अब ये बताइए कि जो स्थितियां परिस्थितियां बन गई हैं, अब ये राइटर, पश्चिमी मीडिया, ये तो रायता फैलाने के चक्कर में है। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, हमारे यहाँ भी मीडिया में कुछ ऐसे अति उत्साही, सनसनीखेज खबरों को फैलाने वाले बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बैठा रहे हैं कि जो बहुत ही अतिरेक पूर्ण बातें करते हैं, संतुलित दिमाग से बातें नहीं करते हैं। ये कह दिया अगर ट्रंप ने, या 50% टैरिफ लगा दिया, तो जैसे सब कुछ अब खत्म हो जाएगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, जितने सौदे दोनों देशों के बीच में तय हो रखे हैं उनके ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएंगे, अमेरिका को सबक सिखा दिया जाएगा, अरबों की चोट पहुंचा देंगे। क्या ये सब इतना आसान होता है, या अब भारत को सेलेक्टिव तौर पर जिन क्षेत्रों में भारत और अमेरिका आगे बढ़ सकते हैं, साथ चल सकते हैं, उन क्षेत्रों में हम चलेंगे, जिन क्षेत्रों में बाधा है, हमारे ऐतराज हैं, उन क्षेत्रों में हम नहीं चलेंगे। अगर इन कंडीशंस में, इन शर्तों पर अमेरिका हमारे साथ मित्रता रखना चाहता है तो ठीक है। जी बिल्कुल। ये सास बहू या
ननद भाभी की लड़ाइयाँ नहीं होती डिप्लोमेसी में, और हमने देखा कि जब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे भी नहीं थे 70s में, 71, 72, 75 अमेरिका, तो भी एक वर्किंग रिलेशनशिप था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने क्या क्या स्टैंड लिया है, और अमेरिका ने भी जो टैरिफ लगाए हैं वो हर एक चीज़ जो भारत से निकल के अमेरिका जाएगी उसके ऊपर नहीं है। जैसे ब्राज़ील का भी उसने वही किया, जो उसको ज़रूरत है उसको टैरिफ से बाहर रखा है, और जो दिखाना है हल्ला-गुल्ला मचाना। और बात तो सही है ओमकार जी, हम भी बड़ा अच्छा टैरिफ लगाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, हम फॉरेन की गाड़ियाँ यहाँ पे अमेरिकन गाड़ियों जो बाहर से बन के आती हैं, हम 300-300% ड्यूटी पे लग जाता है, तो ठीक है, ये रियलिटीज़ हैं। ट्रंप का मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि एक स्टेट का हेड हो, सुपर पावर का हेड हो, उसको ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कमरे के अंदर तू मैं धक्का मुक्की सब चलता है डिप्लोमेसी में। ट्रेड डील के अंदर भी काफी एक दूसरे को नंगा किया जाता है कि ये देखो तुम क्या कर रहे हो, ये देखो तुमने ये क्या किया, सब स्टैंडर्ड है ये वो। लेकिन सारी चीजें बंद कमरे में होती थी। हमें थोड़ा झटके इसलिए लग रहे हैं कि दुनिया, नॉट ओनली हम, पूरी दुनिया यूज टू नहीं है कि एक ओपन ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर जो ओपन ट्विटर पे और ट्रूथ पे लड़ी जा रही है, ऐसा हमारी थी नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि पानी इतना बह चुका कि अब बस खत्म, सब खत्म, जैसे आपने कहा, ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा द टैरिफ वॉर चल रही थी, उधर नासा और हमारा जॉइंट निसार सैटेलाइट उससे लॉन्च हुआ। तो जो प्रोजेक्ट्स कहीं चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, कहीं रिसर्च वो चलती रहेंगी। और पेंटागन का हमेशा हमारे साथ, एक स्टेट डिपार्टमेंट का भारत के खिलाफ जो एटीट्यूड है, और जो पेंटागन का शुरू से अलग रहा है, क्योंकि एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर वो, हम, हमारे में खरीदने की हिम्मत है। वो जिस जिस चीज़ की सेल करके वो दुनिया को चलाते हैं और कमाते हैं डॉलर, उसको खरीदने के सबसे बड़े बायर आज हम बैठे हुए हैं। और हमें भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, और पड़े पड़े हमें पता है हमारे इंजन की इशू है, हमारे एयरक्राफ्ट की इशू है, सब कुछ है। ड्रोन जितने भी आ जाएं, अभी 10-12 साल तक एयरक्राफ्ट कहीं नहीं जाने वाले, और 10-12 साल में हम वर्ल्ड वॉर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम चाइना के साथ क्लैश प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ। तो खैर, उनको मारने के लिए फिर भी जाना तो पड़ेगा जहाँ चाहिए। तो उस एंगल से देखे तो मैच्योर डेमोक्रेसी है भारत। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मोदी जी ने कोई वायलेंट स्टेटमेंट कुछ नहीं बोला आगे से। वो रोज ट्वीट करता रहता है, वो तो मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि मोदी साहब बोल क्यों नहीं रहे। हमने अपने दरवाजे बंद नहीं किए, हमने ऐसी कोई बात नहीं निकाली कि उसको थूक को चाटना पड़े। चाटना पड़ेगा तो ट्रंप को चाटना पड़ेगा, और ट्रंप चाटेगा, आप ये मान के चलिए। बाकी टैरिफ से वो नुकसान किसका करवा रहा है? सबसे बड़ा पिंच तो कल ही एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि एवरेज अमेरिकन को 2250 से लेके $2300 पर ईयर एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे, जो अभी टैरिफ रजीम चली है। अभी चाइना वाली टैरिफ डिसाइड नहीं हुए, चाइना बहुत बड़ा सप्लायर है यूएसए में। तो $3000, $3500 अगर चाइना के साथ भी ये रहा, यूएस के सिटीजन को मार लगेगी, हमारे एक्सपोर्टर्स को भी मार लगेगी। जब चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी तो कॉम्पिटेटिव नहीं रहेंगे, हम फिर मार्केट की और देखेंगे। पर हमारा सेविंग ग्रेस ये है ओमकार जी, कि हम खुद प्रोड्यूस करके खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं। हमें बाहर वाली चीज़ों के पीछे क्यों भागते हैं? बिकॉज हमारे यहाँ क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, मेटलर्जी के इश्यूज़ हैं। बाहर वाली चीज़ों का हमें लगता है ब्रांडेड है, बनती सारी की सारी यहाँ इंडिया में है। तो आपका सवाल का अगर मैं शॉर्ट जवाब दूं, लंबा हो गया, ये है कि दरवाजा शट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सब बंद हो गया। हमें नज़र आएगा धीरे धीरे कि देशों में जब आप देखिए ना, रशिया और अमेरिका आज भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है उनके आपस में, तो सारे दरवाजे नहीं बंद किए जाते। ट्रंप की बयानबाजी कुछ ठीक है। सही कह रहे हैं। वैसे तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कोई हमेशा के लिए थोड़ा कुर्सी पे बैठ गया है, सही बात। इनका कार्यकाल हद से हद और 3 साल झेल लेंगे, नुकसान उठा लेंगे, पर वहाँ रिजीम चेंज होंगी तो फिर से चीजें जो हैं वो बदलेंगी, भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। क्योंकि ये तो एक मैसेज चला गया पूरी दुनिया को कि ये तुनक मिजाज भी है, ईगोइस्ट भी है, और सनकी भी है। तो उसमें ना तो वो ये देख पा रहा है कि हमारे रणनीतिक सहयोगी कौन है या किन के साथ हमें अलग तरीके से व्यवहार करना है। ये सब धान 40 सेरे के अंदाज में इस समय बिहेव कर रहे हैं। तो इससे अमेरिका का खुद का अपना कितना नुकसान होगा? अभी बहुत उछल रहे हैं ये कह करके कि अरबों डॉलर हमारे खजाने में आने वाले हैं, आने शुरू हो गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो एक किसी कंट्री की साख होती है, जो सम्मान होता है, जो एक इज्जत होती है, और रणनीतिक सहयोगी ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। एक टेस्टेड मामला होता है, और तब कोई कंट्री जो है आपके साथ चलने के लिए तैयार होता है। तो ये एक बड़ा लॉस कर रहे हैं वो।
बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ब्रिक्स का कुछ बन जाना, जो आरआईसी का बन जाना, इसका श्रेय ट्रंप को जाएगा, और इसका श्रेय होने का ये मतलब है कि वर्ल्ड ग्लोबल रीसेट हो गया। ये 3 का समूह या ब्रिक प्लस जिसमें 20 का समूह होगा, उसमें ईरान भी शामिल है, तेल आपके पास आ गया, तो आपको ज़रूरत ही नहीं वेस्ट की। तो बहुत बड़ा नुकसान, बिल्कुल। उनकी जो हेजेमनी थी, जो प्रैक्टिकली वो एक सिंगल पावर सेंटर थे दुनिया के, पूरी दुनिया को डिक्टेट करते थे, वो उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब अगर ट्रंप को एक स्टडी करें तो उसको क्यों शौक है लड़ाइयाँ बंद करो? लड़ाई बंद हुई नहीं उससे कोई। वैसे वो गाजा में बंद कर दो, यूक्रेन में बंद करो, क्यों? बिकॉज जब लड़ाई चलती है ना, तो इसकी टैरिफ की बात नहीं हो पाती है। आप देखिए 2-3 हफ्ते पहले जब ईरान पे इसके बॉम्बर्स गिरा रहे थे, इसराइल ईरान लड़ रहे थे, तो कोई टैरिफ की बात नहीं हो रही थी। टैरिफ की बात तब होती है जब दुनिया में लड़ाइयाँ ना हो। तो जब लड़ाइयाँ बंद करा रहा है वो हमारे पे एहसान नहीं कर रहा, वो कहता है तुम लड़ाइयाँ बंद करो, हम ये वाला, बिकॉज वो टोटली मनी माइंडेड है। पाकिस्तान के साथ जो क्रिप्टो डील इसकी फैमिली की हुई है, अब सबको सब पता लग गया, वो एक्सपोज हो गया, लोगों ने बात करनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान को जिसने इनके डब्ल्यूटीसी पे अटैक करने में जिसका रोल था, आज भी चाकूबाजी यूरोप में, वेस्ट में कहीं होती, कहीं ना कहीं घूम फिर के पाकिस्तान से उसका कनेक्ट लगता है। उसामा बिन लादेन इनके वो देश में पकड़ा गया, और फिर भी आप पाकिस्तान को गले लगा रहे हो, जबकि अमेरिकन एज एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। वो चला गया टाइम में जो बहुत ही कुछ भी हो जाए वो नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, तो वो अमेरिकन जो पॉडकास्टर्स हैं और जो कमेंटेटर्स हैं, वो तो क्लियरली बोल रहे हैं कि इसने पैसे के चक्कर में, पैसे खाने के चक्कर में इसने किया। रही बात पॉलिसी डिसीजन की, जो कि कई बार गलतियां हो जाती हैं, इसकी जो पॉलिसी ये थी इलेक्शन से पहले, इसने कहा था कि मैं टैरिफ इतने बढ़ा दूंगा, इनकम इतनी बढ़ जाएगी कि मैं टैक्स लेना बंद कर दूंगा यूएस सिटीजन से, कि मुझे टैक्स की जरूरत नहीं। अब इसके एडवाइजर्स को तो बिल्कुल ही, मुझे लगता है पाकिस्तान से गए होंगे, और किसी देश का एडवाइजर ऐसी एडवाइस दे नहीं सकता, क्योंकि इनकी जो टैक्स का जो कलेक्शन है वो कुछ 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर है। और आज की डेट में जो इनका टैरिफ लगा के जो पीक पे पहुंच रहा है, वो 50 बिलियन के नीचे है पर मंथ। तो 500, 600, 700 बिलियन को क्रॉस नहीं करेगा। आप कितना टैरिफ लगाओगे कि 4 या 5 या 6 ट्रिलियन को अपने, वो तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। प्लस जब टैरिफ आप बढ़ाते हो तो आप अपने ही देश के देशवासियों के ऊपर उसका बोझ डालते हो। महंगाई देखिए बढ़ेगी। अगर, हाँ, महंगाई उनकी बढ़ेगी ना। अगर आम किसी को खाने हैं भारत से, तो जो अमेरिका में आम इंपोर्ट कर रहा है वो टैक्स पे कर रहा है ना उसके ऊपर। हम कहाँ मार खा जाते हैं? जैसे टाटा का ऑफिस है सपोज वाशिंगटन में, और वो गाड़ियां इंपोर्ट करके अगर वहां बेच रहा है, तो वो फिर टैरिफ टाटा वाले अपनी जेब से डाल रहे हैं। बट जब गाड़ी बिकेगी तो ओवरऑल लोड तो अमेरिकन के ऊपर ही आया ना। तभी तो कैलकुलेशन के हिसाब से कह रहे हैं कि $3000 चाइना का होने के बाद $300 से $3500 पर ईयर एडिशनल खर्चा आएगा। और अमेरिकन इकोनॉमी पहले ही डेट पे चलती है, लोग क्रेडिट कार्ड पे जीते हैं, उनके ऊपर आप 3500-4000 डॉलर का खर्चा डाल दो सिर के ऊपर फालतू में। और उसके वीडियोस भी आने शुरू हुए थे कल, कि एक मार्ट में वो चाइनीज लड़की दिखा रही थी कि कपड़े टंगे हुए हैं, और उनके जो प्राइस टैग है नीचे से उनका जो सब लिखा होता है मेड इन सो एंड सो, वॉशिंग इंस्ट्रक्शन, नीचे लास्ट में जो प्राइस है वो फाड़ा हुआ है। और 10-12 कपड़ों में से एक कपड़ा है जिसका लास्ट वाला रह गया हुआ है, तो उसमें दिखा रही है वो $6 लिखा हुआ है, और उसी के ऊपर हैंगर्स के ऊपर जो बोर्ड लगा है वो $10 का लगा हुआ है। तो शी ऑलरेडी 6 वाली चीजें 10 की बिकनी शुरू हो गई, मतलब एक थोड़े सेंस ऊपर नीचे। तो दोनों तरफ से नुकसान किया, डोमेस्टिकली भी। इसलिए जो किसी कहते हैं ना अमेरिकाज लास्ट प्रेसिडेंट, मुझे हर बीते दिन से विश्वास हो रहा है कि मुझे लगता है कि ये अमेरिका को भी तोड़ के जाएगा। और रह भी गया तो जैसे आपने कहा कितना रहेगा, इनका 4 साल के लास्ट 2 साल तो इनका इनका ना अगले हाँ, कैंपेन में शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बेसिकली 1-1.25 साल बचा है, कर ले जो करना है। जी। सही है। और मोदी जी का एक इंटरव्यू कल मैंने अपने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अभी जो मेरी रिस्क लेने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, अभी उसका पूरी तरीके से प्रदर्शन हुआ नहीं है। तो प्रधानमंत्री जब इस तरह का वक्तव्य कहीं किसी इंटरव्यू में देते हैं, उसका महत्व तो होता है साहब। नहीं, वो तो है ना। देखिए 24 में इलेक्शन हुए, अभी हमारे इलेक्शन 29 में है। तो 3 साल कहते हैं ना इलेक्शन डेमोक्रेसी में, इलेक्शन के आगे 3 साल तक सरकार जो भी करना चाहे कर सकती है। लास्ट 2 साल में वो नहीं कर पाती, फिर उनको लोगों की तरफ देखना पड़ता है। तो हमारे 2 साल पूरे पड़े हैं, जितना उसका टेन्योर पड़ा है उतना हमारे पास गेम, जैसे कह रहे हैं मोदी साहब, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारी बढ़ी हुई है इस टाइम। जी। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद।
अपने व्यस्त समय में से आपने समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय